नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। आप देख रहे हैं देश सूचना, जहां कोशिश यही रहती है कि खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाए बल्कि उसके पीछे की वास्तविकता और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाला असर भी साफ साफ समझाया जाए। आज की यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक बहस या सतही चर्चा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सीधे आपकी सैलरी, आपकी पेंशन, आपके बकाया और आपके भविष्य की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। आज का समय ऐसा है जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, दवाइयों और इलाज का खर्च कई परिवारों के बजट को बिगाड़ रहा है। आप बिगाड़ रहा। और ऐसे माहौल में वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, एरियर, अतिरिक्त पेंशन और पेंशन से जुड़ी शिकायतों के समाधान जैसे फैसले केवल सरकारी फाइलों की बातें नहीं रह जाते, बल्कि आपके घर की रसोई, बुजुर्गों की दवाइयों और बच्चों की पढ़ाई तक पर असर डालते हैं। इसलिए आज की रिपोर्ट का उद्देश्य यही है कि आपको अलग अलग जगह से अधूरी जानकारी इकट्ठा ना करनी पड़े, बल्कि एक ही जगह पर पूरी तस्वीर संतुलित और समझने लायक रूप में मिल जाए। सबसे पहले बात उस विषय की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं। आमतौर पर जब भी नया वेतन आयोग आता है तो उसकी सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। पहले आयोग का गठन होता है, फिर रिपोर्ट बनती है, फिर सरकार उस पर विचार करती है, नियम बनते हैं और उसके बाद जाकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भले ही भुगतान बाद में शुरू हो, उसका प्रभाव किसी पिछली तारीख से माना जाता है। इस बार चर्चाओं में यह बात प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि प्रभाव की गणना 1 जनवरी 2026 से जोड़ी जा सकती है। इसका मतलब यह होगा कि अगर वास्तविक भुगतान इससे काफी बाद में शुरू होता है तो बीच का अंतर एरियर के रूप में बन जाएगा। यही वजह है कि 24 महीने के एरियर की चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर नई संरचना का भुगतान जनवरी 2028 से शुरू हुआ तो जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक का अंतर बकाया बन सकता है। यह कोई बोनस नहीं होगा, बल्कि वही पैसा होगा जो समय पर मिल जाना चाहिए था और देर होने की वजह से बकाया बन गया। इसी एरियर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू टैक्स का है। जब एक साथ बड़ी रकम आती है तो वह उस साल की आय में जुड़ जाती है और टैक्स स्लैब बदल सकता है, जबकि असल में वह पैसा पुराने महीनों का बकाया होता है। इसी कारण कर्मचारी और पेंशन धारक संगठन यह मांग कर रहे हैं कि एरियर पर टैक्स में राहत दी जाए या उसे अलग तरीके से देखा जाए, ताकि लोगों पर अतिरिक्त टैक्स बोझ ना पड़े। यह मांग इसलिए भी जायज लगती है क्योंकि यह कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं, बल्कि देर से मिला हुआ अधिकार है। इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग किसी भी वायरल मैसेज या बिना स्रोत की खबरों पर भरोसा ना करें। वेतन आयोग जैसे फैसले केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन और सरकारी आदेश के जरिए ही तय होते हैं। इसके बाद बात आती है महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की। फिलहाल स्तर 68% के आसपास बताया जा रहा है और संकेत यह मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 60% तक पहुंच सकता है। प्रतिशत में यह छोटा लगता है, लेकिन बेसिक पर इसका असर सीधे पैसे में दिखता है और खासकर पेंशन धारकों के लिए यह रोजमर्रा के खर्च में कुछ राहत देता है। लेकिन डीए डीआर का सवाल सिर्फ प्रतिशत तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठ रहा है कि जिस सूचकांक से महंगाई मापी जाती है, क्या वह आज की वास्तविक महंगाई को सही ढंग से दर्शा रहा है या नहीं। दवाइयों, इलाज, किराया, बिजली, पानी और परिवहन जैसी चीजों की कीमत जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसका असर कई बार गणना में पूरी तरह नहीं दिखता। इसलिए यह मांग उठ रही है कि भविष्य में डीए डीआर के फार्मूले पर भी पुनर्विचार हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू डीए के बेसिक में मर्ज होने का है। जब नई संरचना बनती है तो कई बार डीए का एक हिस्सा बेसिक में जोड़ दिया जाता है। इससे बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन बढ़ जाती है और भविष्य की सारी बढ़ोतरी उसी बढ़े हुए बेसिक पर होती है। इसीलिए यह सिर्फ एक बार की राहत नहीं, बल्कि लंबे समय की क्रय शक्ति से जुड़ा मामला बन जाता है। पेंशन धारकों के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा है। वर्तमान में 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से बुजुर्ग इससे पहले ही बढ़ते इलाज और देखभाल के खर्च से जूझते रहते हैं। इसलिए यह मांग उठ रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष से हो और चरणबद्ध तरीके से बढ़े। जैसे 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% और 80 पर 20%। अगर ऐसा कभी लागू होता है तो यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बहुत बड़ा कदम होगा। पेंशन अदालत की बात भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यही है कि पेंशन से जुड़ी लंबित समस्याओं को एक ही मंच पर सुना जाए और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। इसमें पीपीओ की गलतियां, रुकी हुई पेंशन एरियर की समस्या, फैमिली पेंशन की शुरुआत, बैंक अपडेट जैसी समस्याएं शामिल होंगी। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें ताकि समाधान में देरी ना हो। कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा भी अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। अदालत द्वारा सरकार से वित्तीय असर का आकलन मांगा जाना यह दिखाता है कि मामला गंभीर स्तर पर विचाराधीन है। यह कहना गलत होगा कि फैसला तय है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और भविष्य में कोई भी निर्णय लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। ईपीएस पेंशन की न्यूनतम राशि और न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, क्योंकि मौजूदा न्यूनतम पेंशन कई मामलों में सम्मान
सम्मानजनक जीवन के लिए अपर्याप्त मानी जाती है। महंगाई के दौर में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है। इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि यह समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए दिशा तय करने वाला हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी निष्कर्ष आधिकारिक आदेश से पहले ना निकाला जाए। दस्तावेज अपडेट रखें, अफवाहों से बचें और केवल प्रमाणिक सूचना पर भरोसा करें। यही समझदारी और सतर्कता आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आज की इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है कि जागरूक रहना, सही जानकारी पर भरोसा करना और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद कि आपने इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुना और समझा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल देश सूचना को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का स्वागत है। इस समय देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशन भोगी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आने वाले फैसले उनके भविष्य की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। बस बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है, उसने तय आय पर निर्भर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की चिंता को और गहरा कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर इलाज, दवाइयों और घर के खर्च तक हर चीज महंगी हो चुकी है। ऐसे में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता और बकाया एरियर जैसे विषय केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी से सीधे जुड़े मुद्दे बन चुके हैं। इसी कड़ी में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय हो चुका है और अब कर्मचारी वर्ग यह उम्मीद कर रहा है कि अगला वेतन आयोग जल्द गठित किया जाए ताकि मौजूदा वेतन संरचना को समय के अनुसार संशोधित किया जा सके। पिछले अनुभवों को देखें तो हर वेतन आयोग के साथ न केवल मूल वेतन में बदलाव होता है, बल्कि भत्तों, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी यही अपेक्षा की जा रही है कि यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करेगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा सबसे बड़ा विषय एरियर का माना जा रहा है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसकी सिफारिशें एक निश्चित तिथि से प्रभावी मानी जाती हैं, जबकि वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है। इस अंतराल की अवधि का जो वेतन बनता है वही एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से बकाया राशि मिलने की संभावना बनती है। यह एरियर कई महीनों या कभी-कभी वर्षों का भी हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलता है। पेंशन धारकों के लिए भी वेतन आयोग का महत्व कम नहीं होता। हर नए वेतन आयोग के साथ पेंशन की गणना के फार्मूले में बदलाव होता है, जिससे पेंशन में स्वतः वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा एरियर का लाभ पेंशन धारकों को भी मिलता है। यही कारण है कि रिटायर्ड कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। पेंशन उनके जीवन की स्थायी आय होती है और उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत बन जाती है। महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। महंगाई भत्ता का उद्देश्य यही होता है कि बढ़ती महंगाई के असर को कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आय पर संतुलित किया जा सके। डीए की दरें आमतौर पर साल में 2 बार संशोधित की जाती हैं और यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो डीए और डीआर में भी बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। हाल के वर्षों में महंगाई में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका सीधा असर डीए और डीआर की दरों पर पड़ा है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह उम्मीद रहती है कि डीए में होने वाली हर बढ़ोतरी उनके मासिक खर्चों को संभालने में मदद करेगी। खासतौर पर पेंशन धारकों के लिए डीआर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है और खर्च अपेक्षाकृत अधिक दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ने के कारण डीआर में वृद्धि उनके लिए एक तरह की राहत बनकर आती है। ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन व्यवस्था भी इस पूरे विषय का एक अहम हिस्सा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक अपनी रिटायरमेंट के बाद इसी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में कई पेंशन धारकों को बेहद कम राशि मिल रही है, जो आज के जीवन यापन के हिसाब से पर्याप्त नहीं मानी जा सकी। महंगाई के इस दौर में यह मांग और भी मजबूत होती जा रही है कि ईपीएफओ पेंशन व्यवस्था में सुधार किए जाएं। पेंशन की गणना, योगदान की सीमा और न्यूनतम पेंशन जैसे विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। यदि भविष्य में इन विषयों पर कोई सकारात्मक
निर्णय लिया जाता है तो इसका सीधा लाभ लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा जो वर्षों से बेहतर पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। पीएफ निकासी, पेंशन से जुड़े दावे और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन और तेज बनाने का उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। डिजिटल सुधारों से न केवल समय की बचत होती है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है, जिससे लोगों का भरोसा सिस्टम पर बना रहता है। 8वें वेतन आयोग डीएडीआर में संभावित बढ़ोतरी, एरियर और ईपीएफओ पेंशन से जुड़े सुधार, यह सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब वेतन बढ़ता है तो उसका असर डीए पर पड़ता है और डीए का असर पेंशन और डीआर पर दिखाई देता है। इसी तरह पेंशन में सुधार होने से बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है और वे आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह समय उम्मीद और प्रतीक्षा दोनों का है। उम्मीद इस बात की कि आने वाले फैसले उनके पक्ष में होंगे और प्रतीक्षा इस बात की कि यह फैसले कब और किस रूप में लागू होंगे। सरकारी नीतियां, वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक प्रक्रियाएं इन निर्णयों में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए किसी भी अपडेट को अंतिम मानने से पहले उसके आधिकारिक रूप से लागू होने की प्रतीक्षा करना जरूरी होता है। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चा, एरियर की संभावनाएं, महंगाई भत्ते और राहत में बदलाव और ईपीएफओ पेंशन से जुड़े सुधार, यह सभी विषय देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। सही जानकारी, संतुलित समझ और धैर्य के साथ इन अपडेट्स पर नजर बनाए रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। आने वाला समय यह तय करेगा कि ये चर्चाएं किस हद तक वास्तविक फैसलों में बदलती हैं और उनका लाभ जमीनी स्तर पर कितने लोगों तक पहुंच पाता है। और पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए ऐसा दौर चल रहा है जहां लगातार ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो आने वाले समय में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन की स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उसने तय आय पर निर्भर रहने वाले पेंशन भोगियों की चिंता को और गहरा कर दिया है। दवाइयों का खर्च, इलाज, घर का किराया, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे माहौल में पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पेंशन धारकों के लिए बहुत मायने रखती है। इसी कड़ी में इस समय 3 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं जिनकी चर्चा हर पेंशन भोगी और कर्मचारी के बीच हो रही है और जिन पर आने वाले महीनों में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सबसे पहले अगर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की बात करें तो इसे लेकर लंबे समय से एक ही मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। वर्षों से लाखों पेंशन धारक बेहद कम मासिक पेंशन में गुजारा करने को मजबूर रहे हैं। कई पेंशनर्स को आज भी 1000, 2000 या 3000 के आसपास ही पेंशन मिल रही है, जो मौजूदा समय में किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि पेंशनर्स संगठनों, यूनियनों और सामाजिक मंचों के माध्यम से लगातार यह आवाज उठती रही है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम इतना किया जाए जिससे बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। इसी पृष्ठभूमि में 2026 को लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने पेंशन धारकों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। सूत्रों और विभिन्न स्तरों पर चल रही चर्चाओं के अनुसार 2026 से ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 7500 के स्तर तक लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह चर्चा अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, लगातार झापन प्रदर्शन और मांगे रही हैं। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई ठोस निर्णय लिया जाता है और इसे लागू किया जाता है तो इसका सीधा लाभ उन लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा जिनकी वर्तमान पेंशन बेहद कम है। इसका अर्थ यह होगा कि पात्र पेंशन धारकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि से कम पेंशन नहीं दी जाएगी। इससे न सिर्फ उनकी मासिक आय में सुधार होगा बल्कि उन्हें अपने दैनिक खर्चों को लेकर थोड़ी राहत भी महसूस होगी। यह समझना भी जरूरी है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। पिछले 10-15 वर्षों में देश में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। दवाइयों की कीमतें, अस्पतालों का खर्च, स्वास्थ्य सेवाएं, सब कुछ महंगा हुआ है। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खर्च सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। ऐसे में जब पेंशन बेहद कम हो तो उन्हें या तो अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है या फिर दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की चर्चा इसी सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता से जुड़ी हुई है। इसे केवल एक वित्तीय फैसला नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा कदम माना जा रहा है। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों में बड़ी संख्या निजी क्षेत्र से रिटायर हुए कर्मचारियों की है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में नियमित रूप से भविष्य निधि में योगदान दिया। इन कर्मचारियों ने वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पेंशन मिली वह समय के साथ अपर्याप्त साबित होती चली गई। यही वजह है कि 2026 को लेकर चल रही यह चर्चा पेंशन धारकों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। अब अगर कर्मचारियों से जुड़े दूसरे बड़े अपडेट की बात करें
करें तो वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से संबंधित है। ईपीएफओ लंबे समय से अपनी प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि पीएफ निकासी की प्रक्रिया जटिल है, समय लेने वाली है और कई बार तकनीकी कारणों से दावे अटक जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ द्वारा आने वाले समय में कुछ बड़े सुधारों की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार ईपीएफ और पीएफ निकासी को और अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों पर जोर दे रहा है। प्रस्तावित सुधारों के तहत भविष्य में कर्मचारियों को अपने पीएफ धन तक जल्दी और सरल तरीके से पहुंच मिल सकेगी। इस दिशा में एटीएम और यूपीआई जैसी आधुनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से निकासी की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए लंबी प्रक्रिया, बार बार फॉर्म भरने और दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। सरकारी स्तर पर यह भी माना गया है कि मौजूदा प्रणाली में कई श्रेणियां और नियम इतने जटिल हैं कि आम कर्मचारी उन्हें ठीक से समझ ही नहीं पाता। इसी वजह से कई बार दावे अस्वीकार हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक लंबित रहते हैं। प्रस्तावित बदलावों का मकसद इन सभी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि जरूरत के समय कर्मचारी अपने फंड का उपयोग कर सकें। खासतौर पर आपात स्थितियों में यह सुविधा कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसके साथ ही पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में भी एक रूपता लाने पर विचार किया जा रहा है। पहले अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सेवा अवधि की शर्तें थीं, जिससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। अब इन्हें सरल करने और एक समान ढांचे में लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यदि यह बदलाव लागू होते हैं तो कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पीएफ में कर्मचारी का योगदान, नियोक्ता का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज, यह सब कर्मचारी की मेहनत की कमाई है। इसे समय पर और आसानी से उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रस्तावित डिजिटल सुधारों से यह उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को अपने फंड पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और उन्हें अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी चर्चाओं और प्रस्तावों के बीच यह समझना जरूरी है कि अभी कई चीजें विचार और प्रक्रिया के स्तर पर हैं। अंतिम निर्णय और लागू होने की समय सीमा संबंधित अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं पर निर्भर करेगी। लेकिन इतना साफ है कि पेंशन और पीएफ से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और संबंधित संस्थाएं लगातार सुधार की दिशा में कदम उठा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को लेकर उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ ईपीएफओ की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिशें चल रही हैं। यह दोनों ही पहलें यदि प्रभावी रूप से लागू होती हैं तो लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पेंशन धारकों के लिए यह आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का सवाल है, वहीं कर्मचारियों के लिए यह उनके भविष्य की बचत को सुरक्षित और सुलभ बनाने से जुड़ा हुआ मामला है। जब किसी वेतन संशोधन, डीए बढ़ोतरी या पेंशन संशोधन को लागू करने में देरी होती है तो उस बीच की अवधि की राशि एरियर के रूप में बनती है। यही वजह है कि एरियर का भुगतान पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे वे अपने पुराने कर्ज चुकाने, इलाज के खर्च, घर की मरम्मत या बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं। खासकर बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए एरियर किसी बड़ी राहत से कम नहीं होता। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारकों की स्थिति इस मामले में और भी संवेदनशील हो जाती है। इस आयु वर्ग के अधिकतर लोग सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाते और उनकी निर्भरता पूरी तरह पेंशन पर होती है। ऐसे में अगर एरियर का भुगतान समय पर नहीं होता तो उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। कई वरिष्ठ पेंशन धारकों को दवाइयों, नियमित जांच और इलाज के लिए हर महीने एक निश्चित राशि की जरूरत होती है, जो बिना अतिरिक्त आय के पेंशन से ही पूरी करनी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने को मिला है कि कई बार सरकार द्वारा डीए बढ़ोतरी या पेंशन संशोधन की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन उसका वास्तविक भुगतान महीनों बाद होता है। इस दौरान जो राशि बनती है वह एरियर के रूप में जमा होती रहती है। 65 साल से ऊपर के पेंशन धारकों के लिए यह इंतजार और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में आर्थिक अनिश्चितता मानसिक तनाव भी बढ़ा देती है। इसी संदर्भ में पेंशनर संगठनों की यह लगातार मांग रही है कि वरिष्ठ नागरिक पेंशन धारकों के लिए एरियर भुगतान को प्राथमिकता दी जाए। कई संगठनों का यह भी कहना है कि 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशन धारकों के लिए अलग अलग श्रेणियों में अतिरिक्त राहत
दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों और विभागों में उम्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन या राहत पहले से दी जा रही है, लेकिन इसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने की मांग लगातार उठ रही है। एरियर का एक बड़ा पहलू यह भी है कि यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भरोसे का विषय होता है। जब पेंशन धारकों को समय पर उनका बकाया मिल जाता है तो उन्हें यह विश्वास होता है कि उनकी सेवा और योगदान को अब भी सम्मान दिया जा रहा है। खासकर वे लोग जो 65 साल से अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने अपने जीवन के 30-35 साल देश की सेवा में लगाए हैं, उनके लिए यह सम्मान बहुत मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।